सो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई पर्सनल फाइनेंस का कंटेंट स्टार्ट करते हैं कंज्यूम करना, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो लिंक्डइन के ऊपर हो, उन चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है कंपाउंडिंग। जो भी कंटेंट क्रिएटर आपको बताता है या आप कोई नई नॉलेज ले रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपको जो मैजिकल चीज़ बताई जाती है वो होती है कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन से एक चीज़ रिलेट की जाती है, उसको कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये बात बिल्कुल सही है। बट एट द सेम टाइम आजकल आप मैथमेटिकली देख लें तो बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं। मैथमेटिकली कंपाउंडिंग वाक़ई काम कर रही होती है। बल्कि मैं अभी एक कैलकुलेशन आपको दिखाऊँगा भी कि किस तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2000 दिरहम। मैं अब यूएई में रहता हूँ। अच्छा, अगर आपने मेरा चैनल को नहीं देखा तो इससे पहले पहली दफ़ा आपने वीडियो देखी है, तो मैं यूएई में रहते हुए पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, कंपाउंडिंग कह रहा हूँ। ये जो इमिग्रेशन, रिलोकेशन, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। तो इन चीज़ों से अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का एक सर्वर भी है, उसको भी जाके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है। व्हाट्सएप कम्युनिटी है एक, जिसके अंदर मैं जो पेड व्हाट्सएप कम्युनिटी है, क्योंकि उससे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाई थी फ्री, लेकिन उसकी लिमिटेशन आ गई थी। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। कोर्सेज भी मेरे हैं, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसको भी जाके देख सकते हैं। एनीवेज, अब आते हैं हम कंपाउंडिंग के ऊपर। तो कंपाउंडिंग के अंदर एज आई सेड कि बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी ऐसी कैलकुलेट कर रहा था कि अगर आपने 10% के प्रॉफिट रेट के ऊपर अगर आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं फॉर द टाइम ऑफ 36 ईयर्स। अब वो 36 ईयर्स क्यों लिया है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन 36 ईयर्स के लिए हाइपोथेटिकल नंबर है, बट कैलकुलेशन वाइज बिल्कुल सही है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई कोई बंदा 2000 दिरहम इन्वेस्ट कर रहा है हर साल, सॉरी हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 36 ईयर्स, तो उसको वो इवेंचुअली ऑलमोस्ट 7.2 मिलियन दिरहम्स बन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ इन्वेस्ट करते हुए एट द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट रेट पर ईयर। अच्छा, इसमें कुछ हाइपोथेटिकल सिनेरियोज़ हैं, जैसे 10% रिटर्न शायद आपको हर दफ़ा ना मिलते हों, बट आप इसको 8% कर लें, 10% कर लें, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो कर लें। लेकिन ये एक सिनेरियो है जो मैं अभी सोच रहा था, उसके ऊपर एक चार्ट बनाकर उसको आपको दिखाता भी हूँ कि होता क्या है। बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर लोग इतनी सिंपल सी चीज़ समझ तो लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो कंपाउंडिंग काम क्यों नहीं कर रही होती है? बहुत सारे लोगों के लिए वो करती ही नहीं है काम, और क्यों नहीं करती है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो मैं एक चार्ट बनाता हूँ। इस चार्ट के ऊपर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी ना, जिसके अंदर हमने बात की थी, कैसे आप स्टार्ट करते हैं 1000 दिरहम से और हर महीने 2000 दिरहम्स आप इन्वेस्ट करने लगते हैं फॉर 10% रेट ऑफ रिटर्न एनुअली, और आप ये 36 ईयर्स तक करते रहते हैं। सो ये आपकी नेटवर्थ है और ये आपकी एज है। सो आपकी एज फ़र्ज़ करें यहाँ पर 36 की एज में आप रिटायर होना चाहते हैं। ये 30 ईयर्स है, 40, 50। नाउ जो भी यूएई में आता है, वो अपनी जो प्राइम एज है, अगर लेट्स से वो आता है 24 ईयर्स की एज में, तो उस टाइम से वो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और अर्निंग स्टार्ट कर देता है। तो हम इसलिए ये 36 ईयर्स की एज बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात करेंगे कोई भी आदमी आ रहा है यहाँ पर एट द एज ऑफ 24। सो दिस इज 24। ओके, यहाँ से अपनी वो लाइफ जर्नी स्टार्ट करता है। सो अगर वो यहाँ से सब कुछ ठीक होता है उसके लिए, और अगर यहाँ से वो स्टार्ट करता है, सो एज आई सेड 1000 AED to begin with, 2000 AED per month investment for 10% rate of return for 36 years of age without any break। ये बात शायद चार्ली मंगर ने कही थी कि नेवर ब्रेक कंपाउंडिंग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि विदाउट एनी ब्रेक ये चीज़ चलती है। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 36 ईयर्स के लिए सिनेरियो बन रहा है, और यहाँ पर आप नेटवर्थ देख रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा था 7.2 मिलियन, में हम इसको 7 मिलियन कर देते हैं। इधर AED है ये, यानी कि दिरहम,
और 7 मिलियन कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको करते हैं 3.5 जो उसका हाफ है। अब हम बात कर रहे हैं कि 60 इयर्स में ऑलमोस्ट वो यहाँ पर कहीं पहुँचेगा। सो 60 इयर्स में जिसने 24 इयर्स की एज में स्टार्ट किया है अपना अपनी इनकम स्टार्ट की है, तो जब भी कंपाउंडिंग होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है। वो शुरू में आपको बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल ग्रोथ नज़र आती है, फिर आखिर में जाके वो बढ़ती है। तो अगर हम इस चार्ट को बनाएंगे तो इस चार्ट के अंदर भी हमको यही नज़र आएगा, कुछ इसी तरह का चार्ट नज़र आएगा। थोड़ा सा शायद ज़्यादा स्टीप हो गया है, लेकिन ये कुछ इसी तरह का नज़र आएगा कि आपको यहाँ पर पहुँचते-पहुँचते देख रहे हैं कि आप 50 इयर्स और 55 इयर्स तक आपकी कोई बहुत ज़्यादा इनकम ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे 3.5 तक पहुँची है आखिरी साल के अंदर, काफ़ी ज़्यादा आखिरी 5 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको इसके अंदर ग्रोथ नज़र आई है। सो ये चीज़ उस वक़्त होगी जब आप कोई ब्रेक नहीं लगाएँगे कंपाउंडिंग के ऊपर। बट होता क्या है, यहाँ पर रोड ब्लॉक्स आते हैं। रोड ब्लॉक्स की अभी बात करेंगे। होगा ये कि आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ये तो ट्रैजेक्टरी वही है, बट कोई मसला आ गया, नीचे आ गया, फिर कोई मसला आया, फिर नीचे हुआ, फिर कोई मसला आया, ये इसी तरह से आपके मसले आते रहेंगे एंड आप इंस्टेड गोइंग हियर, यू जस्ट एंड अप हियर। और आप कहेंगे कि कंपाउंडिंग नहीं हो रही, लेकिन कंपाउंडिंग हो रही थी। हुआ सिर्फ ये है कि आपके बीच में जो रोड ब्लॉक्स आए हैं उसकी वजह से आपकी ब्रेक्स लगे हैं कंपाउंडिंग को। और जब कंपाउंडिंग को ब्रेक्स लगते हैं उसमें फिर आपकी ग्रोथ उस तरह से नहीं होती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है जिस वक्त आपने ब्रेक लगाया हो सकता है वही टाइम हो जिस वक्त आपको एक्सेलरेट करना हो, या एक्सेलरेट ना भी करना हो तो एटलीस्ट सस्टेन करना हो। और आपने सस्टेन ना किया और आपने उस वक्त नुकसान में पैसे निकाल लिए हों अपने किसी भी एसेट से, उस टाइम पर वो कंपाउंडिंग क्या करेंगे, वो आपको नुकसान देना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी कंपाउंडिंग काम क्यों नहीं कर रही है। अब उसके क्या रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं, जो कि मैं यूएई में रहते हुए अगर बात करूं, तो रोड ब्लॉक्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आप अगर किसी एक एक्सपैट की एक टाइमलाइन देखें जो कि वो यूएई में आता है और उसके बाद काम करता है, या यूएई में नहीं पूरी जीसीसी कंट्रीज के अंदर कहीं भी हो, तो वो जिस तरह से रह रहा होता है, जिस तरह से काम कर रहा होता है, उसके अंदर सबसे पहले तो वो जब आता है तो उसको पैसे नज़र आते हैं। ही फाइंड दैट उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, तो वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको गाड़ी चाहिए। अब जब गाड़ी चाहिए तो अब मैं यहाँ पर लेट्स से रोड ब्लॉक्स की बात करता हूँ। रोड ब्लॉक्स, ठीक है। तो रोड ब्लॉक्स में उसको पहला खर्चा आ गया गाड़ी का। दूसरा खर्चा उसका फर्ज करें ही गेट मैरिड, तो मैरिज उसकी हो गई। हमारे सोसाइटी के अंदर मैरिज एक काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर होता है, तो उसके अंदर वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद फिर कोई इमरजेंसीज आ जाती हैं और ये किसी ना किसी के साथ आ ही रही होती हैं, चाहे वो फैमिली इमरजेंसीज हो, किसी किस्म की भी इमरजेंसीज हो, वो आ जाती हैं। फिर हो सकता है किसी एक टाइम पर आपकी जॉब लॉस हो जाए, फिर आप उससे रिकवर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर जॉब लॉस के बाद आप हो सकता है किसी लाइफस्टाइल क्रीप के अंदर फंस जाएं। लाइफस्टाइल क्रीप का मतलब ये है, या लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पर आपको दिखाना हो कि आपके पास बहुत पैसे हैं। हो ना हो वो एक अलग बात है। आपको अच्छी गाड़ी लेनी है, आपको अच्छा घर में रहना है, आपको अच्छे स्कूल्स में बच्चों को भेजना है, सो एन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज़ लाइफस्टाइल क्रीप, जो कि आपके पैसे भले बढ़ रहे हो बट आपको सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस शो करना है। लाइफस्टाइल क्रीप के बाद फिर आपके ऑफ कोर्स किड्स होंगे, उनके एक्सपेंसेस होंगे, जो कि आपने अगर आपने प्रॉपर कोई प्लान नहीं बनाया हुआ तो हो सकता है आपने उसको उसके जो भी एक्सपेंसेस आगे आ रहे हो वो आपने कंसिडर ना किए हों। सो दोज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, किड्स एक्सपेंसेस, जिसमें स्कूलिंग भी हो सकती है, उनके मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, बल्कि मेडिकल इश्यूज को हम अलग से बात करते हैं। मेडिकल इश्यूज जिसमें हो सकता है आपकी कंपनी आपको इंश्योरेंस ना पे कर रही हो, आपकी फैमिली को, तो आपको खुद से इंश्योरेंस लेनी है, तो वो चीज़ें अपनी जगह पर हैं। इसके अलावा ये बहुत कॉमन है, अगर आप सब कुछ सही कर भी रहे हैं, आप हो सकता है बैड इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हो। मतलब हो सकता है जो आपको यहाँ पर जो एक मैं कह रहा हूँ कि 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, वो 10% रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा हो, वो आपको किसी वजह से उसका रिटर्न कम हो जाए। और जब वो कम होगा ऑफ कोर्स, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो आप उसके अंदर ब्रेक आएगा आपका कंपाउंडिंग के अंदर। हो सकता है आपको 8% मिल रहा हो सकता है 6% मिल रहा हो सकता है नेगेटिव मिल रहा हो। कोई ऐसे एसेट क्लासेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया हो, बैड इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। ये मेरे साथ हुआ है। इनफैक्ट मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़े टाइम के बाद छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज उसमें हमें रिटर्न कम नज़र आ रहा था।
और जो बुरी इन्वेस्टमेंट्स थी उसको कैरी ऑन किया, क्योंकि उसके अंदर हमें लग रहा था कि आगे जाके अच्छा रिटर्न आएगा। तो बैड इन्वेस्टमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई और उसको रेक्टिफाई करना एज सुन एज पॉसिबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब आप और आगे चलते हैं, आप 40s में आते हैं, 50s में आते हैं, तो बच्चों की हायर एजुकेशन आती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप कहीं बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं तो पता चलेगा आपको कि कितना एक्सपेंसिव है हायर एजुकेशन। सो ये रोड ब्लॉक्स हैं जो मैंने बताया कि आपको कंपाउंडिंग में ब्रेक लगाते हैं। अब ये मसले तो अपनी जगह पर है, बट इन मसलों को किस तरह से एड्रेस करना है और इनका क्या इलाज है या क्या हल है, किस तरह से इसको हम इन रोड ब्लॉक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो अब हम अगले पोर्शन में बात करते हैं इस वीडियो के। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेंडेमिक से लेकर अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक ट्रेजेक्टरी रही है दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट की, अप्रिसिएशन की। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए या फिर हम बात करें बबल की, तो वो भी हमको पूरी दुनिया के अंदर एज सच जो मेजर सिटीज़ हैं उसके अंदर दुबई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारा जूस बाकी है अप्रिसिएशन का। इस वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी भी एक्सपोजर ले सकें दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का। रीज़न बीइंग वो चाहते हैं कि जैसे जैसे दुबई ग्रो करता है उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करें। लेकिन एज आई सेड बिफोर के एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं जो अफोर्डेबिलिटी चाह रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप एज लो एज 2000 दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और एक्सपोजर ले सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर बाय करेंगे तो आपको एक रेंटल रिटर्न भी मिलेगा, महीने के महीने रेंटल रिटर्न मिलेगा। प्लस ये कि जब एग्जिट होगा, प्रॉपर्टी सेल ऑफ होगी, तो आपको उसके अंदर जो भी अप्रिसिएशन है उसका आपको पार्ट मिलेगा। आज जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है प्रिपको ब्लॉक। प्रिपको ब्लॉक को बैकिंग है दमाग की। दमाग प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, उनकी बैकिंग है। आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इनके पोर्टल पर नज़र आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, शरिया कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, तो आपको मेरा रेफरल कोड नीचे मिल जाएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको यूज़ करते हुए अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। आई विश यू द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले जो आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड, इसमें जो आपको एक चीज नजर आएगी ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर नहीं, ये तो आपकी जो भी चाहे पर्सनल ग्रोथ है या आप ऑफिस के अंदर कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब के अंदर कोई काम कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप कितने टेक्निकली स्किल्ड हैं कंपेयर टू आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने काम को डिलीवर करने में, दोनों चीज़ों को अगर वे किया जाए तो कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू विन। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहे होते हैं, रादर देन स्मार्टली आप एक दो दफ़ा काम करके छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम आप पे कोई डिपेंड कर नहीं सकता, तो वो जो आपकी कंसिस्टेंट काम होंगे ना, वो आप ओवरवे करेंगे आपकी स्मार्टनेस के ऊपर। सो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन 7 मिलियन पे लेके गई आपको फ्रॉम द एज ऑफ 26, ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से कि आपने हर महीने कुछ इधर उधर देखे बगैर ये पैसे इन्वेस्ट किए। और 10% रिटर्न लेना मेरे ख्याल से अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट क्लास के अंदर चले जाते हैं तो इतना कोई मुश्किल नहीं है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, हो सकता है 10 साल का पीरियड ले लें या 5 साल का पीरियड ले लें, हो सकता है उसके अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हो, लेकिन हम जब यूएस के स्टॉक्स की बात करते हैं या हम वर्ल्ड स्टॉक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको ये रिटर्न्स तो मिल ही रहे होते हैं, प्लस टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इसका इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने कोर्स में अपने बात की भी है कि आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू लेट्स से यूएस के स्टॉक्स या कोई इवन रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगेन वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो बनता है, लेकिन यूएस के स्टॉक्स के अंदर या वर्ल्ड स्टॉक्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बनाते रहता हूँ, सरबा की, इंटरैक्टिव ब्रोकर की, या लेट्स से बराका की, अमाना की, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो एक अलग सिनेरियो है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। सो कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। एक स्पेसिफिक जो टूल है उसको पकड़ लें और उसमें आप इन्वेस्ट करते रहें। मेक श्योर करें जो आप इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ को भी आपने देखा है, जिसको ग्रैब किया है अपॉर्चुनिटी को, वो वैलिड हो, लेजिट हो, और लॉन्ग टर्म के ऊपर उसका नज़र आया हो कि उसने पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम 5 साल की बात नहीं करें, हम 10 साल की बात नहीं करें, हम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बात करें। अगला पॉइंट आता है जब आप
मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि मेरे पास आते हैं लोग कि यार ये महीने आप तो बात कर रहे हैं साल के 10% की, हमें तो ये जो ऐप है ये कोई 5% दे देती है महीने का, या हम ट्रेडिंग के थ्रू 5-6% तो कोई मसला ही नहीं है महीने में बनाने में। सो चेजिंग क्विक रिटर्न्स, जब आपको 5% का रिटर्न मिल रहा होता है ना महीने का, तो उसी टाइम पर वो अगले महीने -10% का रिटर्न भी हो सकता है। और जब आपको कोई सक्सेस स्टोरी बता रहा होता है अपनी, तो कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स की बात नहीं करते। और मैं जब भी इस चैनल पे बात करता हूँ, हमेशा लोगों को कॉशन करता हूँ कि मैंने पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू की है 2020 के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जब से लेके अब तक स्टॉक मार्केट यूएस की या कोई भी दुनिया की स्टॉक मार्केट, या मैं पाकिस्तान की भी बात करता हूँ, तो ये ऊपर ही गई हैं। लेकिन ऐसे टाइम आ सकता है जो कि पूरे 5-5 साल, और हमने देखा भी है 5-5, 10-10 साल ये स्टॉक मार्केट्स नीचे रहें, या आपकी इन्वेस्टमेंट्स नीचे रहें। तो उस टाइम पर भी आपको कंसिस्टेंट रहना है, उस टाइम पर भी आपको क्विक रिटर्न्स की तरफ नहीं जाना। बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम पर जब आपके रिटर्न्स ना हो और आप उसी इन्वेस्टमेंट के अंदर लगे रहें। बट आपकी कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर कि क्या चीज़ आपको जो आप जिस चीज़ में भी इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, उसका आपको कितना अच्छा आइडिया है। बल्कि ये नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि यानी कि आप इन्वेस्टमेंट से सारा काम नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ क्रिएट करके देगी। लेकिन जो आपका आज है, जो प्रेज़ेंट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको हर सूरत में पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने हैं, एंड दैट इज़ थ्रू योर एक्टिव इनकम। और एक्टिव इनकम के लिए आपको अपनी 9 टू 5 जॉब के बाहर जाना पड़ता है और उसके अंदर साइड हसल्स देखनी पड़ती हैं। जो कि मैं अक्सर बात करता रहता हूँ साइड हसल्स के ऊपर कि आजकल तो कंटेंट का ज़माना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिसके थ्रू आप, चाहे वो लिंक्डइन हो जाए, चाहे यूट्यूब हो जाए, चाहे टिकटॉक हो जाए, चाहे इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे कोई भी इस तरह की का सिनेरियो हो जाए, वहाँ पर आप अपनी इस तरह की सिनेरियोज़ में साइड हसल्स कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि और जो बिज़नेसेस होते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। सो अपनी इनकम को डाइवर्सिफ़ाई करें, साइड हसल्स के अंदर जाएँ, रीइन्वेंट करें अपने आप को। दैट इज़ समथिंग आल्सो व्हिच इज़ लैकिंग टू एंड देन ऑफ कोर्स वन्स ये आपकी इनकम इंक्रीज़ नहीं होती, इम्प्रूव नहीं होती, तो वो जो कंसिस्टेंसी है उसको भी डिलीवर करने में मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आपकी एक ही इनकम रहेगी तो आपके खर्चे बढ़ रहे होंगे और आप इन्वेस्टमेंट्स को कम प्रायोरिटी पर रखेंगे। जब कम प्रायोरिटी पे रखेंगे तो ऑफ कोर्स अगेन कंसिस्टेंसी लैक करेगी और वहाँ पर आपकी इनकम में रोड ब्लॉक्स आपकी इन्वेस्टमेंट में रोड ब्लॉक्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है नॉट स्टार्टिंग अर्ली। अच्छा, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी अर्से से मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आपको पता ही है कि मैं जब बात करता हूँ ना, अगर फ़र्ज़ करें यही चीज़ जो 24 ईयर्स की एज में कोई बंदा कर रहा है, इसी को अगर वो 40 ईयर्स की एज में स्टार्ट करेगा, तो फिर क्या होगा? उस केस के अंदर उसका, अब भले वो 2000 दिरहम करे या फिर 4000 दिरहम्स करे। आपको पता है अगर यहाँ पर वो 4000 दिरहम भी स्टार्ट कर दे एट द एज ऑफ 40 इंस्टेड ऑफ 24, तो क्या रिटर्न बनेगा? आप मुझे ये बताएं, कमेंट में लिख के बताएं। अगर इन केस यही चीज़ जो 24 ईयर्स की एज के अंदर इस बंदे ने स्टार्ट की, तो ये सारे के सारे उसके पैरामीटर्स हैं। हम सिर्फ इस पैरामीटर को यहाँ पर करते हैं कि ये 24 की एज के बजाय ये 40 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर रहा है। अगर ये 40 ईयर्स की एज में स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पास इंस्टेड ऑफ 7.2 मिलियन क्या अमाउंट बनेगी 60 ईयर्स की एज में, ऑल्दो के वो 4000 दिरहम्स इन्वेस्ट कर रहा होगा हर महीने। मुझे ज़रा कमेंट के अंदर लिख के बताएं। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट एज वेल कि एज सुन एज पॉसिबल जितना भी आप सोच सकते हैं, एज सुन एज अर्ली एज पॉसिबल, वो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, ताकि कंपाउंडिंग की एक प्रॉपर आपको जो रिजल्ट हो वो मिल सके। फिर जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कोशिश करते हैं कि टाइम करें मार्केट को। सो टाइम, अच्छा, एक और चीज़ है टाइम इन दी, यानी कि टाइमिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज इम्पॉर्टेंट। अब अभी रिसेंटली भी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले भी यूएस की मार्केट ने डिप ली है, ऊपर गई, स्टॉक मार्केट ओवरऑल नीचे जा रही थी, फिर ऊपर जा रही थी। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप टाइमिंग उसके अंदर ना सोचें। जो आपने सोचा हुआ है, जिस तरह से आपने सोचा हुआ है पैसे डालने का, वो डालते रहें, और इवेंचुअली जब आप उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे, तो जब एक टाइम आएगा जब इकनॉमी अच्छी होगी, ऊपर जाएगी स्टॉक मार्केट, आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद,
आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक ह्यूज रिटर्न मिलेगा और वो एवरेज आउट होकर 10% के करीब आ जाएगा, 9% के करीब आ जाएगा, 11% के करीब आ जाएगा। ठीक है, एक साल आपका हो सकता है 5% रिटर्न आया हो सकता है 0% रिटर्न आया हो, लेकिन अगले साल वो 20% रिटर्न आएगा, 30% रिटर्न आएगा। उस टाइम पर आपको वो सब कुछ एवरेज आउट होकर 9% 10% के करीब आ जाएगा। तो इस वजह से हम अज्यूम करते हैं कि ये 10% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। किसी और एसेट क्लास में भी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करें तो भी एक लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। सो टाइमिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज इम्पॉर्टेंट। कोशिश करें कि उसके अंदर रहें और उतने पैसे डालें जितने पैसे बर्दाश्त कर सकें नुकसान के लिए। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म को मैंने अभी रिसेंटली खुद भी यूज़ किया है एंड आई वाज ब्लोन अवे फ्रॉम द सर्विस। जब भी मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ली है, चाहे वो मेरा फ़ोन हो जाए या लेट्स से मेरा स्मार्ट वॉच हो जाए, एयरपॉड्स हो जाए, लैपटॉप हो जाए या कैमरा हो जाए, इस तरह की चीज़ें जब भी मैंने ली हैं वो मैंने हमेशा नई ली हैं। और नई लेने का मतलब ये है कि मैंने कभी भी उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि अगर कोई चीज़ सेकंड हैंड ले रहा हूँ, उसके अंदर मुझे बाद में प्रॉब्लम्स आ रही हों, वारंटी के अंदर इश्यूज़ आ रहे हों और मेरा टाइम उसमें ज़ाया हो रहा हो, तो मैं बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ों के अंदर नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। ऑल्दो यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर आप कोई चीज़ सेकंड हैंड लेते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको प्राइस पॉइंट जो मिलता है, वैल्यू फॉर मनी जो मिलता है, वो आउटस्टैंडिंग होता है कंपेयर टू नई डिवाइस। कोई 1 साल पुराना आईफ़ोन ले लें कंपेयर टू बिल्कुल आज का जो आईफ़ोन होगा, बिल्कुल नए मॉडल का, तो उसमें प्राइस पॉइंट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिल सकता है जस्ट बिकॉज़ वो 1 साल पुरानी डिवाइस हो गई है। बट द प्रॉब्लम इज़ जब आप पुरानी डिवाइस लेते हैं तो उसके अंदर वारंटी के इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके अंदर ट्रस्ट के इश्यूज़ आ सकते हैं। बट दिस प्लेटफ़ॉर्म दैट आई हैव जस्ट यूज़्ड और इनके फाउंडर्स को भी मैं जानता हूँ जिसकी वजह से मैं मेरा थोड़ा-सा ट्रस्ट ज़्यादा है। प्लस ये कि इनके मल्टीपल चैनल्स हैं, ना सिर्फ़ इनकी वेबसाइट बल्कि इनकी व्हाट्सएप सपोर्ट भी है। प्लस ये कि इनकी अपनी शॉप भी है डेरा के अंदर, वहाँ जाकर भी आप इनसे अगर बाय करना चाहते हैं तो कर लें। तो इनकी जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। चाहे आप नए फ़ोन्स ले लें, चाहे पुराने फ़ोन्स ले लें, तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वेबसाइट के ऊपर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने इनसे मल्टीपल डिवाइसेज़ लिए हैं, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को भी दिए हैं। उसकी वजह से मुझे पता है कि अभी तक इनकी सर्विस आउटस्टैंडिंग रही है। सो डू चेक सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्सिबली, नाम बड़ा ज़बरदस्त है। आई होप कि आपका एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहे। थैंक यू वेरी मच एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फिर आता है पुअर एसेट सिलेक्शन। यानी कि मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने मल्टीपल टाइम्स पहले भी बात की है कि मैंने जब अपनी पहली दफ़ा इनकम आई थी पाकिस्तान के अंदर तो हमने प्लॉट्स में इन्वेस्ट किया था और वो प्लॉट अभी तक हमें नहीं मिले। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर आप उसके अंदर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो एसेट एलोकेशन आपकी सही नहीं होती। इसी तरह से बाद में भी जब पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया तो ठीक है, वो इतने बुरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं रही, लेकिन क्योंकि वो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ या और चीज़ें हुई वहाँ पर, तो उतनी अच्छी एसेट एलोकेशन भी नहीं रही। अब मुझ जैसा बंदा जो कि हमेशा से प्रूडेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट्स, बट पुअर एसेट सिलेक्शन को आप कभी भी नेगेट नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई मेंटोरशिप मिल जाती, लेट्स से जब से मैं पैसे बना रहा हूँ 2008 से, बल्कि 2006 से, उस वक्त से लेकर अब तक जो मैं देखता हूँ कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स की और मैंने विड्रॉ कर ली जस्ट बिकॉज मुझे डर लग गया था उस टाइम पर, अगर वो इन्वेस्टमेंट मैं छोड़ देता वहीं पर तो ज़्यादा बेहतर होता कंपेयर टू मैं किसी और इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के अंदर जाता जो कि पॉपुलर थी उस ज़माने में, जैसे प्लॉट्स हो गए। सो इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो पुअर एसेट सिलेक्शन की वजह से भी कंपाउंडिंग में एक बहुत बड़ा ब्रेक लगता है, ऑल्दो कि आपकी नीयत होती है इन्वेस्टमेंट करने की, बट क्योंकि आपके एसेट्स सही नहीं होते उसकी वजह से आपको रिटर्न्स उस तरह के नहीं मिलते। फिर आती है एक और जो हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पर हमने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात की थी, तो दोबारा से हम इसी चीज़ को थोड़ा सा रीइटरेट करते हैं कि जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो फिर यहाँ पर जो कर्व है आपका, ये 7 मिलियन की तरफ जो जा रहा है, इसको आपको कोशिश करना है कि इसको बढ़ाएं। और क्योंकि देखें, मसला ये होता है कि लोग कहते हैं कि भाई आप पैसों की बातें करते हैं और पैसों सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं होते। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात है, सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं होते, आपकी हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मेरी हैप्पीनेस उस वक्त आती है जब मैं अपने आप को एम्पावर फील करता हूँ कि यार मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं, तो मैं अपनी डे जॉब के ऊपर ज़रूरी नहीं कि रिलाय करूँ। हर वक्त मुझे ये नहीं सोचना कि आज मेरी जॉब जाती है तो मुझे क्या, मेरी फैमिली को क्या परेशानी होगी और मैं सस्टेन किस तरह करूँगा। ये चीज़ें आपको रीअश्योरेंस देती है। तो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर पीस ऑफ माइंड और इट्स अबाउट योर लग्जरी ऑफ लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन विल। और किस तरह से आप सोच सकते हैं ये आप अपने ऊपर
सिर्फ और सिर्फ एक इनकम के ऊपर या एक सैलरी के ऊपर नहीं डिफाइन कर सकते कि वो आपको जब तक नहीं आएगी जब तक आपका काम नहीं चलेगा। सो लाइफस्टाइल जैसे जैसे पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, बट एट द सेम टाइम योर इन्वेस्टमेंट्स हैव टू गो अप इन परसेंटेज एज योर इनकम इज ग्रोइंग। फिर बहुत सारे लोग डेट मैनेज नहीं करते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर किसी के ऊपर लोन है तो उसको पहले चाहिए कि अपना लोन पे ऑफ करे और फिर इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आए। कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जिनको आपको ज़रूरी नहीं है कि पे ऑफ करें, जैसे मॉर्गेज हो गया या कार लोन हो गया। ये कुछ ऐसे लोन्स हैं जिसको ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत लो इंटरेस्ट के जो लोन्स आपने लिए हुए हैं फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि शायद आप पे ऑफ करें। कुछ लोग कहते हैं कि वो भी पे ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन लेट्स से वो आप छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी जो एक्सपेंसिव लोन है जिसके अंदर आपने ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर लोन लिया हुआ है, या क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं, तो उन केसेस के अंदर आपको उनको पे ऑफ कर लेना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये आपकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं कंपाउंडिंग के ऊपर, क्योंकि कंपाउंडिंग में आपको लेट्स से 10% का रिटर्न मिल रहा है ओवरऑल, बट जब आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर जाते हैं तो यूएई जैसे मुल्क के अंदर क्रेडिट कार्ड आपको 40-45% का फ़ी या इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं एनुअली। तो कहाँ तो आप 10% को चेज़ कर रहे हैं और कहाँ आप 50% या 40% जो है वो बैंक्स को दे रहे हैं। और इसी तरह से पर्सनल लोन में अगर आप डिले करते हैं तो वहाँ पर भी पेनल्टीज़ लग रही होती हैं। तो पेनल्टीज़ के बजाय उस तरह के ऑप्शंस को देखें जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट्स मिल रहे हैं, और जहाँ पर आपको हाई इंटरेस्ट लोन मिल रहे हैं उनको बिल्कुल भी अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपकी लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। अच्छा, अब देखिए, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक बहुत डिफरेंट किस्म की बात कर सकता हूँ लोगों से, लेकिन जो लोग फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पर्सनल फाइनेंस पे बात कर सकें या उनको उस तरह की चीज़ों का पता भी हो। तो ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। ये पर्सनल फाइनेंस जो है ये एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। किसी भी घर में अगर आप रह रहे हैं, आपको अपना घर चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके कहाँ-कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ-कहाँ पर आपके घर के अंदर क्या-क्या इश्यूज़ चल रहे हैं आपके बजट्स में या आपकी फोरकास्टिंग के अंदर। इसके लिए आपकी फाइनेंस की डिग्री होनी ज़रूरी नहीं है। और मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत बेसिक्स हैं। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आ रही है तो ये आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, मैं अगर आज किसी से पूछूँ ना कि भाई आपने वो प्लॉट लिया था 20 साल पहले, उसकी प्राइस उस वक्त लेट्स से 5 लाख रुपए थी, अब वो 50 लाख रुपए हो गई है, तो आपको तो बड़ा फ़ायदा हुआ है उसके अंदर। तो बंदा बोलेगा हाँ यार, 5 लाख का 50 लाख हो गया, इस तरह की क्या इन्वेस्टमेंट होगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको री-इवैल्यूएट करें और उसका आरओआई निकालें एनुअलाइज़्ड बेसिस के ऊपर, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट क्या थी। ये बात हमने कोर्स में भी की थी, और बल्कि कोहोर्ट में जब हम कर रहे थे इस चीज़ को, तो उसके अंदर जब लोग उसके ऊपर आंसर देना शुरू हुए तो लोगों को यही नहीं समझ में आया कि उसका हम रिटर्न निकालेंगे कैसे। मैंने उस चीज़ को थोड़ा-सा फर्दर कॉम्प्लिकेट किया। मैंने कहा यार अच्छा चले, आपने एक अपार्टमेंट बुक कराया, फ़र्ज़ करें 2000 में आपने एक अपार्टमेंट बुक कराया, 2005 में आपको उसका हैंडओवर मिला, 2006 से आपने उसको रेंटल पे चढ़ा दिया। अब 2015 आ गया है, 15 के अंदर आप सोच रहे हैं कि यार उसको मैं रेंटल पे जाने के बजाय मैं खुद रहना शुरू कर देता हूँ। 2023, 4, 5 तक आ गया। 5 के बाद आप सोच रहे हैं कि अब मैं अपने नए घर में चला जाता हूँ और इस घर को अब मैं डिस्पोज़ ऑफ कर देता हूँ, सेल ऑफ कर देता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि वो जो आपने बुकिंग कराई थी, उसमें पैसे दिए थे, फिर रेंट पे दिया, फिर आपने उसमें मेंटेनेंस की, फिर आप उसमें खुद रहे, और अब आप जो है उसमें अब उसमें आप अब उसको बेच रहे हैं आप। तो उस वक़्त आपने 50 लाख का लिया था, अब ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जब से बुकिंग कराई और ये सारी चीज़ें की, और अब आप उसको बेच रहे हैं, फ़र्ज़ करें इतने साल रहने के बाद, उसका रेंट देने के बाद, लेने के बाद और खुद रहने के बाद, और अब उसको आप बेच रहे हैं फ़र्ज़ करें 1.5 करोड़ रुपए का। तो उसमें आपको आरओआई क्या बन रही है? तो सब लोग, बेस्ट ऑफ द फाइनेंस प्रोफेशनल्स वर नॉट एबल टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको शायद फाइनेंस के अंदर नहीं पढ़ाई जाए। क्योंकि ये चीज़ें, आप कंपनी के फाइनेंस एक अलग चीज़ होती है और जो घर का फाइनेंस होता है वो अलग चीज़ होती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं मनी माइंडसेट मास्टर क्लास के अंदर। मेरे साथ होते हैं नदीम भाई और हमाद भाई। हम लोग तीनों का ग्रुप है और हम हर महीने ये मनी माइंडसेट की एक सेशन कर रहे होते हैं। 4 हफ्तों के ऊपर ये होता है और उसमें 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर किसी को जीसीसी कंट्रीज़ या कहीं बाहर से लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको अगर इसमें एनरोल करना है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके कर सकते हैं। सो दीज़ आर सम थिंग्स जिसकी वजह से आपकी कंपाउंडिंग काम नहीं कर रही है।
सो कंपाउंडिंग को काम करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट ये कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और मेन अगर आप मुझसे समरी पूछें तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थ्रू आउट, थोड़े से पैसे बढ़ाते रहें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की तरफ ना जाएं, और इसके अंदर एसेट सिलेक्शंस को या एसेट एलोकेशंस को वो बड़ा केयरफुली देखें। सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, आपके ये 7 मिलियन दिरहम्स बन जाएंगे बाय द एज ऑफ 60। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने खुद भी अगेन एज आई सेड बिफोर के मैंने खुद भी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट्स नहीं की थी शुरू में। बाद में जब समझ में आया तो हमें समझ में आया कि यार अच्छा, इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलना है और कॉन्स्टेंटली करना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तब जाकर आपकी ये कंपाउंडिंग प्रॉपरली चल रही होती है। सो दिस इज़ द रीज़न कंपाउंडिंग होती बहुत ज़बरदस्त है, बट उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना एक बड़ा डिसिप्लिन वाला काम है। सो मेक श्योर आप डिसिप्लिन में रहें और इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ, पॉडकास्ट भी करता हूँ। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी मैंने तैयब हनीफ के साथ, जो कि $1 मिलियन बना रहे हैं थ्रू हिज डे जॉब, और सेल्स की बात की थी तो उनकी 2 पॉडकास्ट की थी। सेकंड पॉडकास्ट का मैंने लिंक यहाँ पर लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक पॉडकास्ट की थी फैसल के साथ, जो कि सऊदी में एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने किस तरह से अपनी वेल्थ बिल्डिंग की कि वो फायर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।